3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस के लोग नींद से नहीं बल्कि धमाकों और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से जागे। आसमान में अमेरिकी जेट्स थे। और कुछ ही घंटों बाद फ्लोरिडा से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। उन्होंने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सफल हमला किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके देश से बाहर ले जाया गया है। आज हमारे पास इस घटना से जुड़े कई सारे सूत्र हैं, न्यूज रिपोर्ट्स, थिंक टैंक के एनालिसिस और दोनों देशों के आधिकारिक बयान भी। हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बिल्कुल, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हुआ। ड्रग्स, तेल, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतलब इस कहानी की कई परतें हैं। चलिए आज इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि ऐसी घटनाएं आप देखिए किसी वैक्यूम में नहीं होती। ये सालों के तनाव, आर्थिक दबाव और राजनीतिक शतरंज का नतीजा होती हैं। आज हम इन्हीं सब धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जब कराकस में ये सब हो रहा था, वेनेजुएला की सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन क्या था? जाहिर है वहां तो अफरा तफरी का माहौल होगा। बहुत ज्यादा। पहला रिएक्शन बहुत तीखा था। उन्होंने इसे एक साम्राज्यवादी हमला और अत्यंत गंभीर सैन्य आक्रमणता कहा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, एक्शन भी लिया गया। जहां कहीं भी राष्ट्रपति मादुरो थे, उनके ऑफिस से एक आदेश जारी हुआ। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। अच्छा। और सेना की सभी डिफेंस योजनाओं को एक्टिवेट कर दिया गया। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश को युद्ध के लिए तैयार करने जैसा था। एक मिनट, आपने कहा जहां कहीं भी राष्ट्रपति मादुरो थे, मतलब उनकी अपनी सरकार को भी नहीं पता था कि उनका राष्ट्रपति कहाँ है? यही तो इस हमले का सबसे नाटकीय पहलू था। हमले के कुछ ही घंटों बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने माना कि सरकार को राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अमेरिका से उनके जिंदा होने का सबूत मांगा। सच में? एक देश की वाइस प्रेसिडेंट दुनिया के सामने ये कह रही हैं? हाँ, आप सोचिए, इससे पता चलता है कि वेनेजुएला का जो कमांडो कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और दूसरी तरफ अमेरिका से ट्रंप के ट्वीट के अलावा कोई ऑफिशियल लाइन आई या इसे सिर्फ एक ट्वीट के भरोसे छोड़ दिया गया? नहीं, जल्दी तस्वीर साफ होने लगी। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि मादुरो पर ड्रग्स से जुड़े गंभीर अपराधों के आरोप हैं और उन्हें अमेरिकी न्याय का सामना करना होगा। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका इसे सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक की तरह नहीं, बल्कि एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन की तरह भी दिखा रहा है। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि हम एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका का ऑफिशियल नैरेटिव है ड्रग्स, माइग्रेशन और नार्को टेररिज्म। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो अपनी जेलें खाली करके अपराधियों को अमेरिका भेज रहे हैं। लेकिन क्या इन तर्कों में वजन है? क्योंकि माइग्रेशन तो एक हकीकत है। 2013 से अब तक करीब 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। देखिए, माइग्रेशन एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी वजह वो नहीं है जो ट्रंप बता रहे हैं। अच्छा? लोग इसलिए नहीं भाग रहे कि मादुरो उन्हें भेज रहे हैं। लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है। वहां खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी किल्लत है। असल में ये एक मानवीय संकट है, कोई साजिश नहीं। अमेरिका इस मानवीय संकट को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की तरह पेश कर रहा है। और ये नार्को टेररिज्म वाला एंगल, ये बहुत भारी शब्द है। अमेरिका ने इसे क्यों इस्तेमाल किया? ये इस पूरे ऑपरेशन का कानूनी आधार बनाने की कोशिश है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के 2 बड़े आपराधिक गैंग्स, ट्रेन डी अरागुआ और कार्टेल दी लॉस सोल्स, इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब FTO घोषित कर दिया था। और उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि कार्टेल दी लॉस सोल्स, जो ड्रग्स की तस्करी करता है, उसे खुद राष्ट्रपति मादुरो चलाते हैं। क्या? हाँ, इसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ का इनाम भी रखा था। तो वो कह रहे हैं कि हम एक देश के राष्ट्रपति पर नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन के सरगना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या नार्को टेररिज्म का आरोप एक सैन्य हमले को सही ठहराने के लिए काफी है? दुनिया के कई देशों में ड्रग्स की समस्या है, अमेरिका हर जगह तो हमला नहीं करता। सही सवाल है। यहाँ ऐसा क्या अलग था कि सीधे राष्ट्रपति को ही उठा लिया गया? ये थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें हाल के कुछ महीनों की घटनाओं में मिलता है। ये हमला अचानक नहीं हुआ, इसकी जमीन तैयार की जा रही थी। मतलब?
कैरिबियन सागर में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। यूएस गिराल्ड आर फोर्ड, जो अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है, उसे वहां तैनात किया गया था। अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के 2 तेल टैंकरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में जब्त कर लिया था और उन्होंने खुद माना था कि ड्रग्स तस्करी के शक में छोटी नाव पर हमले करके 100 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। तो एक तरह से वेनेजुएला की घेराबंदी की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था। ठीक है, तो अमेरिका का पक्ष है ड्रग्स और माइग्रेशन का बहाना और उसके पीछे महीनों की सैन्य तैयारी। लेकिन वेनेजुएला कह रहा है कि ये सब एक दिखावा है और असली कहानी जमीन के नीचे दबे काले सोने यानी उनके तेल की है। हाँ, और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो उनकी बात में दम नजर आता है। दम नजर आता है, ये तो बहुत छोटा शब्द है। आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। अच्छा। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल का भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल। 303 अरब बैरल? जी, ये पूरी दुनिया के गैप तेल भंडार का 18% है। ये तो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। बिल्कुल, सऊदी अरब, जिसे हम तेल का बादशाह मानते हैं, उसके पास करीब 267 अरब बैरल का भंडार है। और अमेरिका के पास? खुद अमेरिका के पास सिर्फ 55 अरब बैरल। सिर्फ 55? हाँ, यानी वेनेजुएला के पास अमेरिका से लगभग 6 गुना ज्यादा तेल है। अब आप इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को देखिए। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, जो एक ऐसे शासन के हाथ में है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। लेकिन मैंने सुना है कि वेनेजुएला का तेल निकालना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। क्या ये बात सही है? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी तकनीकी पहलू है, जो सीधे अमेरिका के आर्थिक हितों से जुड़ता है। वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड ऑयल है। हैवी क्रूड? हाँ, ये आम तेल जैसा नहीं, बल्कि समझिए शहद या तारकोल जैसा गाढ़ा होता है। इसे पेट्रोल या डीजल में बदलने के लिए बहुत ही खास और एडवांस्ड किस्म की रिफाइनरियों की जरूरत होती है। ओके। और दुनिया में ऐसी सबसे बेहतरीन रिफाइनरियां अमेरिका की गल्फ कोस्ट पर हैं, जो दशकों से मेक्सिको और वेनेजुएला का हैवी क्रूड ही प्रोसेस करने के लिए बनी है। मतलब अमेरिकी रिफाइनरियां वेनेजुएला के तेल के लिए ही बनी हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उन्हें ये तेल मिल नहीं रहा था। एग्जैक्टली। जब वेनेजुएला से सप्लाई बंद हुई तो इन अमेरिकी रिफाइनरियों को कनाडा और मेक्सिको से वही तेल ज्यादा दाम पर खरीदना पड़ रहा था। उनका पूरा बिजनेस मॉडल गड़बड़ा गया था। तो एक बहुत सीधा और शक्तिशाली आर्थिक तर्क है कि अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में आ जाए तो ये उनके लिए खरबों डॉलर का खेल है। ये तो अब पूरी तरह से समझ में आ रहा है। एक तरफ नार्को टेररिज्म का सार्वजनिक नैरेटिव और दूसरी तरफ तेल का जबरदस्त आर्थिक लालच। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला, जिसके पास कुदरत का दिया इतना बड़ा खजाना है, वो इस हाल में पहुंचा कैसे? कि कोई दूसरा देश आए, हमला करे और उसके राष्ट्रपति को ही बंदी बनाकर ले जाए। देखिए, ये पिछले 20 साल में एक देश के पतन की कहानी है। वेनेजुएला एक क्लासिक पेट्रोस्टेट है। पेट्रोस्टेट मतलब एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिकी है। सरकार की 60% कमाई तेल से होती है। जब तक तेल की कीमतें ज्यादा थीं, यूगो चावेज के दौर में सब ठीक चल रहा था। लेकिन 2014 में जैसे ही तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरीं, तो अर्थव्यवस्था बैठ गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अनुमान है कि तब से अब तक इकोनॉमी 75% सिकुड़ चुकी है। 75%? इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। असर विनाशकारी था। 2018 में देश ने हाइपर इन्फ्लेशन का वो दौर देखा जब महंगाई दर लाखों प्रतिशत में थी। लाखों प्रतिशत? हाँ, मतलब आज जो चीज 1 रुपए की है वो कल 10 रुपए की हो सकती है। आज देश की 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लोगों के पास खाने को नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। और इसी वजह से 80 लाख लोगों ने देश छोड़ा। जी, यही वो मानवीय त्रासदी है। और इसी राजनीतिक और आर्थिक क्याओस के बीच निकोलस मादुरो ने अपनी तानाशाही मजबूत की। और जुलाई 2024 के चुनाव, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ था। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और विपक्ष का मानना था कि चुनाव में विपक्षी नेता गोंजालेस की भारी जीत हुई थी। लेकिन मादुरो ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और खुद को विजेता घोषित कर दिया। इसने उनकी बची कुची लेजिटिमेसी भी खत्म कर दी। इसी बीच विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मारिया कोरेना मचाडो, जिन्हें मादुरो ने चुनाव लड़ने से रोक दिया था, उन्हें उनके शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अच्छा। इससे दुनिया को एक संदेश गया कि वेनेजुएला के लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो
एक तरफ देश के अंदर ये गहरा संकट था और दूसरी तरफ अमेरिका का बढ़ता दबाव। अब सबसे बड़े कानूनी और नैतिक सवाल पर आते हैं, क्या इस तरह का सैन्य हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जायज है? अगर हम चाथम हाउस जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक के विश्लेषण को देखें तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे हम यूएन चार्टर भी कहते हैं, वो किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने से सख्ती से रोकता है। इसके सिर्फ दो अपवाद हैं। वो क्या है? एक, अगर आप आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं, मतलब किसी ने आप पर हमला किया हो, और दो, अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपको ऐसा करने की इजाजत दी हो। वेनेजुएला के मामले में ये दोनों ही शर्तें लागू नहीं होती। लेकिन अमेरिका ने लोकतंत्र बहाली या मानवीय हस्तक्षेप जैसे तर्क भी तो दिए होंगे। हाँ, ये प्रो डेमोक्रेटिक इंटरवेंशन का सिद्धांत बहुत विवादित है। कुछ देश मानते हैं कि अगर किसी देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है तो बाहर से हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ज्यादातर देश मान्यता नहीं देते, क्योंकि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पनामा में हुआ था। बिल्कुल। पनामा में 1989 में अमेरिका ने ऐसा ही किया था। वहां के राष्ट्रपति मैनुएल नोरिएगा को पकड़कर मियामी ले आए और ड्रग्स के केस में उन पर मुकदमा चलाया गया। ये वेनेजुएला ऑपरेशन लगभग उसी का रिप्ले लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया आई, जैसे रूस, चीन या वेनेजुएला के पड़ोसी देशों ने कुछ कहा? बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद थी, रूस और चीन ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे एक संप्रभु देश पर हमला बताया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। और लातिन अमेरिकी देशों ने? वो दिलचस्प था। ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों ने, जो मादुरो के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी इस अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, लेकिन किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के जरिए नहीं। इससे अमेरिका इस क्षेत्र में थोड़ा अलग थलग पड़ गया है। और ये जो किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने देश में मुकदमा चलाने की बात है, ये कानूनी तौर पर कैसे टिकती है? मतलब आप किसी को किडनैप करके ले आओ और आपकी अदालत उस पर ट्रायल चला सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अमेरिकी कानून में इसके लिए एक प्रावधान है। इसे केयर फ्रिस्बी डॉक्ट्रिन कहते हैं। केयर फ्रिस्बी डॉक्ट्रिन? हाँ, ये 19वीं सदी का एक सिद्धांत है जो कहता है कि अदालत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी को उसके सामने कैसे लाया गया, भले ही उसे जबरदस्ती या अपहरण करके क्यों न लाया गया हो। क्या बात कर रहे हैं? अगर आरोपी अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद है तो उस पर मुकदमा चल सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर नोरियागा पर मुकदमा चला था और शायद अब मादुरो पर भी चलेगा। ये वाकई में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ। इस सब के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने अमेरिका के इरादों को और भी साफ कर दिया। उसके की पॉइंट्स क्या थे? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, आप कह सकती हैं कि सारे पर्दे हटा दिए। ट्रंप ने साफ कहा कि जब तक एक सुरक्षित और उचित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। रन वेनेजुएला। हाँ, ये बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब सिर्फ रिजीम चेंज नहीं है, बल्कि देश के प्रशासन को सीधे अपने कंट्रोल में लेना है। वेनेजुएला के टूटे हुए तेल के बुनियादी ढांचे को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगे। ये वेनेजुएला के उन आरोपों की सीधी पुष्टि थी कि असली मकसद तेल ही है। और उन्होंने वेनेजुएला की सरकार के बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने एक और बम फोड़ा। ट्रंप ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज, जो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कार्यकारी प्रमुख थीं, वो अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो मतलब? अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि मादुरो की सरकार अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और अमेरिका ने हमले से पहले ही सरकार के अंदर लोगों को अपने साथ मिला लिया था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के सामने रखे गए कारण ड्रग्स और प्रवासन थे, लेकिन उसके पीछे तेल के विशाल भंडार का एक जबरदस्त आर्थिक और रणनीतिक मकसद छिपा था। बिल्कुल। वेनेजुएला का अपना गहरा आंतरिक संकट, उसकी टूटी हुई अर्थव्यवस्था और अलोकतांत्रिक शासन ने इस बाहरी हस्तक्षेप के लिए जमीन तैयार कर दी और ये पूरी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए की गई। बिल्कुल। और ये घटना हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सच के साथ छोड़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कागज पर देशों की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी की बात करता है, लेकिन ये मामला दिखाता है कि जब दुनिया के लिए जरूरी संसाधन किसी अस्थिर देश के पास हों तो न्याय और हस्तक्षेप की परिभाषाएं कितनी तेजी से बदल सकती हैं।
यहाँ अमेरिका ने सिर्फ मादुरो को नहीं बल्कि संप्रभुता के उस सिद्धांत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है जिस पर पूरी आधुनिक दुनिया का ढांचा टिका है। और अब सवाल यह है कि क्या एक नया नॉर्मल बनने जा रहा है?